आज लखनऊ को बीजेपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिठौली तिराहे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 3300 करोड़ से बने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण सीएम योगी ने किया। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने मिलकर उद्घाटन किया है इन परियोजनाओं का। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जब से देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। सीएम योगी ने कहा कि भारत की ओर टेढ़ी निगाह से देखने वालों को करारा जवाब मिलता है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, जो अब दिखने भी लगा है। यूपी की सड़कें बेहतर हुई हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है। कमजोर होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। आज दुश्मन टेढ़ी निगाहों की तरफ भारत की ओर नहीं देख सकता। और अब तो उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के यहां पर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता हुआ लखनऊ में ही जब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए लखनऊ और प्रदेश और देश का जवान फिर से उन दुश्मनों को ठिकाना लगाने का काम करेगा, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा। मुझे याद है, मैं एक बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आया था तो हमारा काफिला जा रहा था, तो एक हीरो होंडा पर अपने पत्नी को लेकर एक जवान लड़का जा रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मेरे साथ बैठे हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इतने गड्ढे हैं रोड पर कि पत्नी है कि गिर गई, हाथ लगाकर देख रहा है, ऐसे रोड थे। पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार आई, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आई और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। मैं अभी उनसे ये पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने की है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होकर रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। खबर दिल्ली से है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल एनडीए की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में 38 दल शामिल होंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 9 साल में एनडीए सरकार ने सुशासन का काम किया है और देश में तेजी से विकास हो रहा है। गरीबों, किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं।
चंदौली के सांसद और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में दिशा की बैठक में शामिल हुए और इसी के साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली के विकास कार्यों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव में यूपी की सभी सीट जीतने वाली है, ये दावे उन्होंने किए और साथ ही उन्होंने कहा कि देश में एनडीए 400 से ज्यादा सीटों को जीतने में कामयाबी हासिल करेगी। और अब खबर बलिया से है, जहां ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। घबराओ मत, खेल चालू कर दिया है, ये कहना है राजभर का। और सियासत में पैदा करूंगा भूचाल, 27 जुलाई तक का इंतजार करिए। तो ओपी राजभर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। वहां दोस्ती करो, हम तो गरीबों से कहूंगा कि गरीबों से दोस्ती करो, और दावे के साथ कहता हूं अब घबराओ न, खेल हमने चालू किया है। अब राजनीति का खेल शुरू किया हूं और प्रदेश नहीं देश की सियासत में वो भूचाल पैदा करूंगा कि आने वाला 27 के बाद 26 के बाद 27 आते आते अब देखिएगा कि हम कौन सा खेल करने जा रहे हैं। बहुत नहीं बताऊंगा, बस उसको गोपनीय रहने दो। और नेताओं से अपने कहूंगा कि देखो, हमको देश के नेता तो पढ़ाई दिए पाठ, सूरह दुनी 8। इधर एसपी विधायक दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उन्होंने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा और इसी दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी सीट से एसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है और ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों से प्रभावित होकर एक बार फिर बीजेपी में आने का फैसला लिया। अब बीजेपी की नीतियों के आधार पर ही जनता के लिए काम करूंगा, ये वादा किया। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरी घर वापसी हुई है। एक कार्यकर्ता सिपाही बनकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश में इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलता पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री गण का, आदरणीय दारा सिंह जी का, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और भाई साहब के साथ, दारा सिंह जी के साथ आए सभी उनके साथियों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से जुड़ी खबर है। पाकिस्तानी
महिला सीमा हैदर पर शिकंजा कसा गया है और सीमा हैदर की गिरफ्तारी हो सकती है। एटीएस पूछताछ के लिए सीमा हैदर को लेकर गई है। एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी भी ली है। एटीएस नए सिरे से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। वक्त हम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के उसी घर में मौजूद हैं जहां पर सचिन और सीमा रह रहे थे। और आपको बता दें, कुछ देर पहले यहां से यूपी एटीएस सचिन, सीमा और पिता नेत्रपाल को यहां से पूछताछ के लिए ले गई है। हालांकि कहां ले गई ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब तीनों से पूछताछ करें। जिस तरीके से सुबह खबरें आई, यूपी एटीएस अब इसकी जांच करेगी, लिहाजा यूपी एटीएस तीनों को पूछताछ के लिए ले गई है। फिलहाल आपको बता दें कि सचिन और सीमा और नेत्रपाल से अब ये पूछताछ होगी। सचिन और सीमा पहली बार काठमांडू में मिले थे, नेपाल में 7 दिन एक साथ रहे थे, लिहाजा उस वक्त सचिन के साथ कोई मौजूद था या नहीं, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे। यहां पर नोएडा पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन में सीमा के जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी वेरीफाई के लिए भेजा है। पूरी तरीके से अब शिकंजा कसा जा रहा है, तफ्तीश तेज कर दी गई है और जानने की कोशिश की जा रही है कि वाकई क्या प्यार में आई थी या कोई एजेंट है। लिहाजा अब यूपी एटीएस इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शुरुआती तौर में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त भी सीमा के पास से एक पाकिस्तानी फोन जो टूटा हुआ था पूरी तरीके से और एक पाकिस्तानी सिम भी जो टूटा मिला था। लिहाजा अब उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और फोन में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो चैट डिलीट की गई थी उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार तफ्तीश तेज कर दी गई। कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 ग्रेटर नोएडा। और अब मुरादाबाद से बड़ी खबर। सीमा हैदर के बाद अब जूली नाम की एक महिला का मामला सामने आया। मुरादाबाद के रहने वाली सुनीता ने मुरादाबाद के एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुनीता के मुताबिक बांग्लादेश की महिला जूली 3 महीने पहले बांग्लादेश से मुरादाबाद आई थी। जूली ने हिंदू धर्म अपनाया और इस महिला के बेटे अजय से शादी की। महिला अपने साथ अपनी बेटी को लेकर भी आई थी, जिसकी उम्र 11 साल बता रही है पीड़ित के मुताबिक व्हाट्सएप पर बात करने के दौरान जूली और अजय करीब आए। जूली वीजा का समय बढ़वाने के नाम पर मुरादाबाद से कलकत्ता गई थी अजय को लेकर, लेकिन दोनों लौटे नहीं। यहां तक कि पीड़िता का बेटा अब फोन कर बताता है कि वो बांग्लादेश में है और अक्सर ही पैसे की डिमांड करता है। पीड़िता ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। एक तस्वीर में पीड़िता का बेटा लहूलुहान भी दिख रहा है। लड़की आ गई थी, यहाँ शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर? बांग्लादेश की बॉर्डर ये जो हरिदासपुर, वो हाँ हरिदासपुर। तीसरे महीना चल रही। तो क्या हुआ जब बॉर्डर पर गया? तो उसे ले गई पार करके। जब बॉर्डर पार हुई तब उसने लड़का ने फोन करा, तो मम्मी मुझे ऐसे ऐसे डी आई है, तो मैं 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद फोन करते रहा, ये कई महीना में 10 दिन में ऐसे फोन करते रहा। जब हाल फिलहाल बोला दीदी धन के पास फोन करा, तो बोले दीदी मुझे 15,000 रुपए भेज दे, मैं ऐसी मुसीबत पे पड़ा हूँ। तो बोले भैया मैं कहाँ से भेजूँ, किस पते से भेजूँ? तो उसके बाद मेरे पास फोन आया। जैसे मेरे पास फोन आया, मैं बोले हाँ बेटा क्या बात है? तो बोले मम्मी क्या कर रही? मैं लेटी हुई हूँ, काम पे से आई। इतने कह के फोन काट दिया। 2 मिनट बाद ये फोटो भेज दिया। फोटो में क्या? फोटो में सिर फटे हुए हैं, खून ही खून हो रहे। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।